ब्रिटिश राजनीति एवं प्रशासनिक गतिविधियां के बारे में पढ़ना है। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो वो था इलाहाबाद के संधि से, जो वर्ष 1765 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में द्वंद शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो वो था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। उसके बाद है 1772 में किस गवर्नर ने द्वंद शासन को समाप्त कर दिया? तो वो था वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पी थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, पेंशन आयोग, जो 1886 ईस्वी में बना था, उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद है इस्लिंगटन आयोग, जो वर्ष 1912 ईस्वी में बना था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए। उसके बाद है ली आयोग, जो 1923 ईस्वी में बना था, उस समय लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो वो था लीग आयोग के सुझाव पर किया गया था। लीग आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड बेलेंजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेंजली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था, जो कि 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। व्यापकता का सिद्धांत या राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो वो था आउटरम रिपोर्ट। क्या था? आउटरम रिपोर्ट। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, तो फर्स्ट था सतारा, जो 1848 ईस्वी में अधिग्रहित किया गया था। उसके बाद था जैतपुर, जो 1849 में। उसके बाद था संभलपुर 1849 में। उसके बाद था बघार, जो 1850 में। उदयपुर, जो 1892 ईस्वी में। झांसी, जो 1853 ईस्वी में। नागपुर, जो 1854 ईस्वी में। अवध, जो कि 1856 ईस्वी में अधिग्रहित किया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो वो है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो वो था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो वो था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किसको की गई थी? महारानी विक्टोरिया की। राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो वो था एस्टेचरी आयोग, जो कि 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग हुआ था। उसके बाद भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार, नेपाल को वर्ष 1816 में अधिकार किया गया था। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। उसके बाद सिंध पे अधिकार किया 1873 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड एलनबरो
भारत का वायसराय हुआ करता था। उसके बाद भूटान पे जो कि 1865 ईस्वी में अधिकार किया गया, उस समय लॉर्ड लॉरेंस वायसराय था। उसके बाद था बर्मा, जो कि 1885 ईस्वी में उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो वो है रजनीपाम दत्त थे। कौन थे? रजनीपाम दत्त थे। उसके बाद वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो है जे.एन. टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिन्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड बिम्बिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो वो था काउसजी डाबर के द्वारा। काउसजी डाबर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो वो था श्रीरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में चाय बागान भारत में प्रथम स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में डाकू राज कहा है। कौन सा राज कहा है? तो डाकू राज कहा है प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने। प्रमुख कृषि पद्धतियां। तिनकठिया प्रथा जो था, इसका विशेषता ये है कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण अर्थात बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बंगाल मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि को 3/20 भाग पर, यानी 1 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग जो है नील की खेती का करना अनिवार्य होता था। वो था तिनकठिया प्रणाली। उसके बाद था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों के कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशमी के रूप में धन देते थे। इसमें ददनी प्रथा में। उसके बाद है ब्रिटिश कालीन भूराज व्यवस्था। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था कि जमींदारी व्यवस्था था। इसमें जमींदारी बंदोबस्त था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। इसमें होता क्या था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में समस्त ब्रिटिश भारत का 19% जो भाग था, 19% जो था भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों को था, है ना। उसके बाद था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि थॉमस मुनरो के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1820 ईस्वी में। इसमें क्या था? बम्बई, मद्रास और असम जो था समस्त ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र का राजस्व करता था। इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। और रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक जो था जमींदार था। और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होता है वो किसान की थी, जो कि दर 33% से 55% था, है ना। 33% से बढ़ा करके 55% कर दिया था। उसके बाद था महालवाड़ी व्यवस्था जो था होल्ट मैकेंजी के शासनकाल में आया था 1822 ईस्वी में। कब आया था? 1822 ईस्वी में। इसमें उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, पंजाब और प्रांत था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। इसमें कितना था? 30% था। उसके बाद भूमि पर गांव का अधिकार था। किस पे अधिकार था? गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो था समस्त गांव के मुखियाओं के था। किसको था? मुखियाओं के था। और इसकी जो दर था वो 60% था। 60% था, यानी हम कह सकते हैं कि 100% में से 60% जो था मुखियाओं की दर था। और इसका जो प्रभाव जो निकला था इसका, पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं का विघटन हुआ था, कृषकों की दरिद्रता हुआ था, कृषि में ठहराव तथा अवनति थी। उसके बाद पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ था। इसका प्रभाव यही गया था। उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? वो था रैयतवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है भू राजस्व के निर्धारण से। भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था।